नमस्कार विद्यार्थियों। हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अब तक समुद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के पश्चात और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच रामगुप्त नामक एक निर्बल शासक का उल्लेख भी हमें मिलता है, जिसका गुप्त अभिलेखों की वंशावलियों में रामगुप्त का कोई उल्लेख नहीं है। किंतु विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम में इस रामगुप्त की कथा का वर्णन हमें मिलता है। उसके पश्चात चंद्रगुप्त आते हैं, जो कि समुद्रगुप्त व दत्त देवी से उत्पन्न पुत्र था। समुद्रगुप्त, इसके अनेक नाम और मिलते हैं, जिनमें देवश्री, देवगुप्त, देवराज आदि उल्लेखनीय हैं। और इसकी उपाधियों में विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत, जो कि भारतीय इतिहास की यह पहली उपाधि थी। परम भागवत किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी भी कहा जाता है। सकारी उपाधि भी इनकी कहा जाती है क्योंकि इन्होंने शकों को हराया था, इसलिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वैवाहिक संबंधों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने नागवंशीय कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे उन्हें प्रभावती गुप्त जैसी पुत्री प्राप्त हुई। शकों के विरुद्ध वाकाटकों का सहयोग लेने के लिए रुद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रगुप्त ने प्रभावती का विवाह किया और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण की। और तीसरा, उन्होंने कदम राजवंश कुंतल कर्नाटक में है, जो कि के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कुंतल देश में किया और वहां पर कालिदास को अपना दूत बनाकर भेजने का भी उल्लेख हमें मिलता है। तो ये तो थे उनके वैवाहिक संबंध, जिनसे उन्होंने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय व रामगुप्त के बीच संघर्ष का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी को नाटक का केंद्र माना गया है। इस घटना का उल्लेख राजशेखर की काव्य मीमांसा, अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख तथा अबुल हसन अताकी की मुजमल उत-तवारीख में भी इनका उल्लेख हमें मिलता है। शकों को परास्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी मुद्राओं का अनुकरण करते हुए गुप्त काल में रजत मुद्राएं चलाई, जो कि 32 ग्रेन के भार की होती थी। गुप्त काल में रजत मुद्राओं को रूपक कहा गया है। क्या कहा गया है? रूपक कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली के लौह स्तंभ में चंद्र नाम से उल्लेख हुआ है, जिसने बहालिकों पर विजय प्राप्त की थी। तो मेहरौली का लौह स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। किसका है? किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसमें उनसे क्या कहा गया है? चंद्र कहा गया है, जिसने बहालिकों पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि इस समय तक गुप्तों की पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, किंतु शक विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी होने के बावजूद सभी धर्मों के प्रति उदार रहा, क्योंकि
इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। उसका प्रधान सचिव वीरसेन शैव धर्म का अनुयायी था, जिसका उल्लेख उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुहा लेख के निर्माण के लिए किया जाता है। इसी गुफा में विष्णु के वराहावतार की आकर्षक मूर्ति बनी है। उसका सेनापति, चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति आम्रकरदव एक बौद्ध था, जिसका सांची अभिलेख में हमें नाम मिलता है। तो इस प्रकार से उसके हमें सहिष्णु होने का यह उल्लेख हमें मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पाटलिपुत्र व उज्जैन विद्या के एक प्रमुख केंद्र थे। उसके दरबार में नवरत्नों की उपस्थिति थी, जिसमें कालिदास जैसे, धन्वंतरी जैसे वेद, वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री ज्योतिषी, अमर सिंह, वररुचि, वेताल भट्ट, शंकु, छपणक और घटपरकर, ये सभी नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के समय भारत आया था, जो 399 से लेकर 414 लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। उसके भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य बुद्ध से जुड़े स्थलों में उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना था। चीनी यात्री फाहियान इनके काल में आया था और हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया था। ध्यान रखना इस बात को। वह पश्चिमोत्तर से सर्वप्रथम सानसान पहुंचा। कौन? फाहियान। और फिर खोतान और कासगढ़ की उसने यात्रा की। पुरुषपुर में उसने कनिष्क द्वारा निर्मित चैत्य को भी देखा था तथा नागर हार की राजधानी में उसने दंत पैगोड़ा को देखा। अंततः वह पाटलिपुत्र से चंपा होते हुए वह तामलुक पहुंचा और वहां से समुद्री मार्ग से वापस चीन लौट गया। तो फाहियान जो है किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही आया था। वह गुप्त साम्राज्य के बारे में अपना वर्णन देता है। फाहियान के अनुसार गुप्त साम्राज्य के लोग सुखी व संपन्न थे। जनता मादक द्रव्यों व लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करती थी। इसका अपवाद सिर्फ चांडाल थे, वही करते थे, लेकिन और नहीं करते थे, ऐसा फाहियान अपने विवरण में कहता है। गुप्त साम्राज्य में अपराध कम थे। गुप्त साम्राज्य में अपराध कम थे। दंड व्यवस्था मृदु थी। कैसी थी? दंड व्यवस्था बहुत ही सरल थी। ये फाहियान कहता है। मृत्युदंड किसी को भी नहीं दिया जाता था तथा एक बार से अधिक राजद्रोह करने पर दायां हाथ काट दिया जाता था। फाहियान कहता है कि कपिलवस्तु वे गया खाली वे निर्जन हो गए थे। कपिलवस्तु वे गया खाली वे निर्जन हो गए थे। ऐसा कौन कहता है? फाहियान कहता है। पाटलिपुत्र में उसने अशोक के महल को देखा था और उसे देवताओं द्वारा निर्मित उसने बताया था। इतना उससे वो खुश हुआ था। श्रावस्ती में चेतवन विहार को उसने स्वर्ण उपवन की संज्ञा दी। फाहियान ने लिखा है कि आर्थिक गतिविधियों में उसने मुद्रा के रूप में कौड़ियों का उल्लेख किया है। कौड़ियों का बताया है प्रचलन के रूप में। फाहियान के विवरण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने गुप्त वंश के किसी भी शासक का उल्लेख इसमें नहीं किया है। फाहियान ने फो क्यो की नामक पुस्तक में अपने इस यात्रा वृत्तांत को लिखा है।
ठीक है ना, फो क्यो की, और जबकि हेनसांग ने सी यू की में लिखा था। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाए गए सिक्के। उनमें 5 प्रकार के महत्वपूर्ण सिक्के हैं। पहला धनुर्धारी, दूसरा पर्यंक, तीसरा अश्वारोही, चौथा छत्रधारी और 5वां सिंह निहंता। ये सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। सोने के सिक्कों को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था, किंतु इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दिनार, आदर्श दिनार मॉडल में हमें विचलन देखने को मिलता है, जो इस कमदूत के समय बहुत अधिक हो गया, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्के आकार में तो बड़े होने लगे थे, किंतु उनमें अशुद्धता भी बढ़ने लगी थी, सोने की शुद्धता कम हो गई थी। तो ये था हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।